कैंग का इम्पैक्ट और मार्वल का मास्टर प्लान दोनों इतना परफेक्टली कुक हो रहा है कि मेरे पास एक सॉलिड थियरी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आज हम एक्समैन 97 सीजन 2 को डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले एपिसोड 2 की स्टोरी लाइन डायरेक्टली इंस्पायर्ड लगती है मार्वल कॉमिक्स राइज ऑफ अपोकोलिप्स वॉल्यूम 1 हैमर एंड चीजल से। कॉमिक्स में हमें दिखाया जाता है कि अनसबानूर कैसे अपोकोलिप्स बनता है। स्टोरी स्टार्ट होती है एक अबैंडन्ड इन्फेंट से। उस बेबी को बाल नाम का एक वॉरियर अडॉप्ट करता है, उसे रेस करता है, बड़ा करता है, अनसबानूर बनाता है। दुनिया का वो पहला म्यूटेंट होता है यार। बाल उसे बचपन से ही ट्रेन करता है, सर्वाइवल करना सिखाता है, बल्कि स्ट्रॉन्गेस्ट बनना सिखाता है। पूरी अपब्रिंगिंग एक ही फिलॉसफी भी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब एंट्री होती है कैंग की। हम सब जानते हैं कि कैंग ने ऑलमोस्ट हर एक टाइमलाइन में उसने क्या क्या मचाया है, तो फ्यूचर में उसे ऑलरेडी पता है कि एनज़बानोर इवेंचुअली अपोकोलिप्स बनेगा और कितना डेंजरस होगा। बट ये उसका प्लान बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। नूर को उसको रोकना नहीं है, उसको कंट्रोल करके उसको अपोकोलिप्स बनना है, यानी उसे नर्चर करना है, बट एज इज हिज पॉन। और एपिसोड 3 में भी कॉमिक स्टोरी लाइन से काफ़ी इंस्पायर्ड लगती है। जो हेडलेस किंग हमें दिखाया गया है, मेरी थियरी के हिसाब से दैट इज़ नन अदर देन रामा टूट। याद है एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमिनिया वाले मूवी में पोस्ट क्रेडिट सीन में एक इजिप्शियन वेरिएंट दिखाता है। टेंपल के बीच में बहुत सारे कैंग के वेरिएंट्स होते हैं, हल्ला मचा रहे होते हैं। उसके बीच में 3 बंदे होते हैं, एक तो वो साइंटिस्ट टाइप का लगता है, एक लंबा मुखौटे वाला, और एक है इजिप्शियन वेरिएंट। एग्जैक्टली वही भाई। उसका मेन ऑब्जेक्टिव है एनसबानोर को मैनिपुलेट करना। अब ये स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉमिक्स में कभी भी एक्समैन डायरेक्टली अपोकोलिप्स के ओरिजिन में इन्वॉल्व नहीं थे। एक्समैन को पता भी नहीं था कि अपोकोलिप्स बना कब है, ठीक है ना। एक्चुअली में वहाँ पे उस कॉमिक्स के हिसाब से फैंटास्टिक फोर कैंग का पीछा करते हुए इस टाइमलाइन में पहुँचे थे, ठीक है। मैं कॉमिक्स को डीप डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन रफली सिनारियो कुछ ऐसा ही था। लेकिन एनिमेटेड सीरीज़ में ये सबसे बड़ा चेंज है। इस बार फैंटास्टिक फोर की जगह पर एक्समैन है जो पास्ट में एंट्री ले चुके हैं, और शायद इसी वजह से रामा टूट भी कंप्लीटली प्रिपेयर्ड नहीं था, क्योंकि टाइमलाइन अब ओरिजिनल कॉमिक्स वाली नहीं रही। एपिसोड के एंड तक एनसबानोर ऑलरेडी हेट से कंज्यूम हो चुका है भाई, और ऑनेस्टली उसके पर्सपेक्टिव से भाई का क्या गलती है यार। रीज़न भी बनता है ना उसका। उसे लगता है कि मैग्नीटो ने उसे बिट्रे कर दिया। मैग्नीटो को सिर्फ रामाटूट के या फिर कैंग का वो फ्यूचरिस्टिक टेक की ज़रूरत थी जिससे कि वो वापस घर जा पाए। नूर बस एक पॉन था, उसके हिसाब से तो वही है ना। अब इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसे अपोकोलिप्स बनने से रोक पाएगा। मतलब वो ऑलरेडी हाफ स्टेज पार कर चुका है, बिल्कुल कॉमिक्स की तरह। ओरिजिनल कॉमिक्स में रामाटोड ओजिमेंडिस और लोबोस को एनसबानोर के अगेंस्ट भेजता है। जी हाँ, जिस तरीके से एपिसोड 3 में वो फाइट हुई थी एनसबानोर सैंड स्टॉर्मर्स का और लोबोस का, हाँ उसमें ओजिमेंडिस नहीं था बट उसमें लोबोस तो था। लेकिन सीरीज में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, हम फ्यूचर में ऑलरेडी ओजिमेंडिस को अपोकोलिप्स के साथ देख चुके हैं। यस, एपिसोड नंबर 1 भाई, जिसमें उसका बेटा केवल का छोटा वाला रूप। यस, वहीं पे ऑजिमेंडिस था, वही जो बंदा है। इसका मतलब ये तो रामाटूट का ओरिजिनल प्लान ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। मतलब इन फ्यूचर के हिसाब से ऑलरेडी एग्जीक्यूट तो हो ही चुका है, या फिर टाइमलाइन मल्टीपल बार रीराइट हो चुकी है। और असली चेंजेस अब एक्समैन के पास्ट में इंटरफेयर करने की वजह से हो सकता है। एक और डिटेल शायद बहुत लोगों ने मिस कर दी कि जब चार्ल्स जेवियर्स लोबोस के माइंड में एंटर करता है ना, हमें एक ब्रोकन प्लैनेट दिखता है, ठीक है। वो ब्रोकन कोई प्लैनेट नहीं है, वो एक सेलेस्टियल है। उस सेलेस्टियल का नाम है एसोस। और अगर अपने पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा होगा, एसोस का नाम भी उस पोस्ट क्रेडिट सीन में तो आता है। अब आप कनेक्ट कर पाओगे कि नेक्स्ट क्लू क्या है, ठीक है ना। मुझे लगता है रामाटूट एक्चुअली किसी शिप की तलाश में है। वो कौन सी शिप हो सकती है? वो शिप हो सकती है एपिसोड नंबर 1 में जो दिखाया जाता है, जिसको स्टॉर्म की जो टीम होती है, जो टीम फ्यूचर में जाती है, उनको जो पावर अप जो जिस शिप को करती है, जिसमें
जिस शिप को जो शिप बेसिकली टाइम ट्रैवल कर सकता है, जी हाँ वही शिप, रामाटूट को उस शिप की ज़रूरत है। वो एक सेलेस्टियल शिप है। रामाटूट चाहता है कि अंसबानोर उस शिप तक पहुंच जाए। कॉमिक्स में भी ये चीज़ हुई थी, जब अंसबानोर और बाल उस शिप तक पहुंचे थे और जब बाल का वहाँ पे डेथ हो गया था, अंसबानोर पागल हो गया था एंड ही जस्ट वांटेड टू फाइट रामाटूट एंड हिज आर्मी। तो अब क्योंकि वही उसके कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का एक कैटलिस्ट बन सकता है, एक्समैन शायद रामाटूट का प्लान को फॉल कर दे, लेकिन वो अनसबानोर को अपोकलिप्स बनने से नहीं रोक पाएंगे। बस टाइमलाइन में इतनी चेंजेस होंगी कि ओzymandias समहाउ डायरेक्टली अपोकलिप्स के साथ परमानेंटली वो किसी तरीके से लिंक हो जाएगा। वो किसी तरीके से खुद को अपोकलिप्स का एक दास दिखाएगा, जबकि बाई ओzymandias विद द माइंड लाइक ओzymandias के ज़रिए कैंग उसको कंट्रोल कर रहा होगा। तो अब बात है, मतलब इट इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल। अब बात करते हैं अगले एपिसोड की। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कैंग का बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देखने को मिलने वाला है, लेकिन उसके छोटे छोटे ग्लिम्सेस ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक चीज़ मार्वल बहुत क्लियरली कर रहा है, चाहे जॉनथन मेजर्स ना हो, मार्वल कैंग को कम्प्लीटली इरेज नहीं करना चाहता, क्योंकि कैंग सिर्फ एक विलन नहीं है भाई, वो एक पैराडॉक्स लेवल एंटिटी है। और अपकमिंग एमसीयू फेजेस के लिए स्पेशली म्यूटेंट्स के जो अपकमिंग एमसीयू फेजेस जो स्पेशली म्यूटेंट्स के अराउंड रिवॉल्व करने वाली होंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कैंग कुड बी मल्टी पैरेलल यूनिवर्स लेवल कॉन्करर लेवल विलन जो कभी भी आ सकता है। सीक्रेटली दे आर एस्टैब्लिशिंग कैंग फाउंडेशन भी बिल्ड कर रहे हैं, अगर म्यूटेंट्स के साथ ना हो तो किसी दूसरे ज़रिए। एंड ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू सी मच मोर फैंटेस्टिक फॉर रीड रिचर्ड्स का एक्सपेरिमेंट्स। सो क्योंकि डॉक्टर डूम ऑलरेडी आ चुका है, राइट? तो कैंग कुड बी ए नेक्स्ट पोटेंशियल वेरी बिग विलन जो एमसीयू का बहुत पहले से एक प्लान था। आपको क्या लगता है, क्या हेडलेस किंग ही रामाटूट है, और क्या मार्वल वेरी क्वाइटली वापस लाने पे लगा है कैंग को? कमेंट्स में बताओ अपनी थियरी, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।